जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जे एजुकेशन 91। दोस्तों, आज हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र के बारे में समझते हैं, जो कि अनेक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न देखे जाते हैं। चाहे तो आप ग्रुप डी का एग्जाम दे दिए, चाहे तो आप यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी, आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए, यहाँ से प्रश्न होते ही हैं। और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। टारगेट टारगेट लुसेंट जो हम लोग कवर कर रहे हैं टेलीग्राम पे, जो कि मैं हर एक दिन आपको क्या देता हूं, तो एक टारगेट देता हूं लुसेंट का। और उसी टॉपिक से आपको टेलीग्राम पे क्या चलता है, तो टेस्ट चलता है। तो आप लोग यहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पर मंथ 100 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा, या आप जिस एक सेट में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप 10 रुपया पर सेट देकर भी सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ आपको इस ग्रुप में इनरोल होने के लिए आपको इस दिए गए नंबर पे क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। और पेमेंट का रिसिप्ट इसी नंबर के व्हाट्सएप नंबर पे आपको शेयर कर देना पड़ेगा, ताकि मैं आपको इस जो ग्रुप है टेलीग्राम का, इस ग्रुप में मैं आपको जोड़ सकूं। और आप लोग आइए, आप लोग को इससे बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं किस चीज़ के बारे में। अच्छा, हाँ, और क्या है, और यहाँ फ्री जो है कि एजुकेशन मॉल पे फ्री टेस्ट चलाया जा रहा है, जिसमें कि आज आपका मॉडर्न हिस्ट्री क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग समझते हैं अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र को। तो श्वसन तंत्र क्या है, श्वसन तंत्र किस लिए जरूरी है, क्या महत्व है इसका। तो श्वसन तंत्र जो है कि हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि किसी भी काम को संपन्न करने के लिए, किसी भी काम को पूरा करने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत होती है, एनर्जी, ऊर्जा की जरूरत होती है। और ऊर्जा हमें किस किस चीज से मिलती है, तो दो माध्यम से मिलती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, एक पाचन के द्वारा, जो हम लोग फूड वगैरह खाते हैं, जो भी खाद्य वगैरह खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब वो पूरी तरह से पच जाता है, तो विलय जो होता है, विल्ली, वो क्या करता है कि अवशोषण कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उससे भी हम लोग को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और एक चीज से एनर्जी क्या मिलती है, ऑक्सीडेशन के द्वारा भी हमें एनर्जी मिलती है। जो बचा हुआ भोजन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इससे भी हमें एनर्जी मिलती है। अब प्रश्न यहाँ ये होता है कि ऑक्सीडेशन के लिए क्या जरूरत होता है हमें, तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन हम लोग कहाँ से लेते हैं, वातावरण से लेते हैं, है ना। तो अब प्रश्न ये हमारा है कि वातावरण में तो काफी ढेर सारी गैस है, तो हमें केवल ऑक्सीजन को लेना है। तो कितना परसेंट हमारे में ऑक्सीजन रहता है, हम कितना परसेंट वातावरण से लेते हैं, ये समझते हैं, है ना। तो ये यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे है, वो आगे मैं बताऊं कितना परसेंट क्या है, आगे हम लोग समझते चलते हैं। तो जो रिस्पायरेशन होता है, तो ये मतलब रिस्पायरेशन को हम लोग समझते हैं कि अगर रिस्पायरेशन, श्वसन हम लोग कर रहे हैं, तो किस माध्यम से कर रहे हैं, तो वो माध्यम होता है ब्रीदिंग। उसको क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग का अर्थ है ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना। ये एक ब्रीदिंग का मतलब इसे ही ब्रीदिंग करते हैं। और ये रिस्पायरेशन का एक सामान्य तरीका है, जिसे कि हम लोग आम भाषा में बोलते हैं ब्रीदिंग। लेकिन इसका अगर बायोलॉजिकली टर्म हम लोग समझे, तो बायोलॉजिकली टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन, जिसका अर्थ होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का क्या करना, ऑक्सीडेशन करना, है ना। ऐसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, मतलब ब्रीदिंग, है ना। तो ब्रीदिंग मतलब क्या, ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना, ये होगा ब्रीदिंग का एक आम बोलचाल की भाषा में। लेकिन अगर बायोलॉजिकली हम बात करें, तो बायोलॉजिकली हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन कर रहे हैं। तो रिस्पायरेशन का अर्थ होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाना ही क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे बात है कि ब्रीदिंग जो है कि दो तरीका से होता है। एक होता है निश्वसन और एक होता है वो भी निश्वसन ही होता है। एक मिनट, हाँ चलिए, यहाँ पे देखिए, दोनों का हिंदी वर्ड क्या होता है, निश्वसन, है ना। और एक का क्या होता है, निश्वसन। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने बूंदा लगाया है, तो ये निश्वसन, ये अगर इंग्लिश में समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए इंग्लिश में इसे कहते हैं इंस्पायरेशन, और इसे कहते हैं एक्सपायरेशन। अब देखिए यहाँ पे ब्रीदिंग का मैंने बताया कि कितना तरीका होता है, दो तरीका होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अब इंस्पायरेशन किसे कहते हैं और एक्सपायरेशन किसे कहते हैं, ये समझ लेते हैं। इंस्पायरेशन उसे कहते हैं, इन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को अंदर लेना। जैसे हम लोग कहीं मॉल वगैरह में जाते हैं, तो वहां लिखा होता है इन और आउट। तो इन का मतलब क्या कि आप मॉल के अंदर आइए, तो वही हो गया। इन का मतलब क्या, सांस को, वातावरण
उससे जो ऑक्सीजन लेते हैं या फिर जो भी गैस लेते हैं तो वो इन करते हैं, मतलब क्या, अपने शरीर में इन करते हैं। क्लियर है? इन का मतलब क्या, ब्रीदिंग दो टाइप का, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। तो इन मतलब अपने शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन लिए तो उससे हम लोग इंस्पायरेशन में कहेंगे, और एक्सपायरेशन मतलब आउट, एक्स एक्स कहते हैं ना कि एक्सपायर हो गया, ऐसा समझिए। एक्सपायर, एक्सपायर का मतलब इसको अब हटा दो, तो वैसे आप लोग समझ लीजिए कि एक्सपायरेशन तो यानी एक्सपायर हो गया, अब कोई काम का नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, CO2 को क्या करते हैं, बाहर रिलीज कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? अब समझते हैं कि कितना वातावरण में क्या होता है और कितना हम लोग लेते हैं। तो देखिए वातावरण में मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 की थोड़ी प्रधानता होती है, और बाकी छोटे मोटे जो गैस होते हैं वो। लेकिन हम लोग को यहाँ पे तीन चीज के बारे में समझना है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, तो 78% होता है, और ऑक्सीजन की बात की जाए तो 21% होता है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो 0.003% होता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, इन इंस्पायरेशन मतलब इन कर लेते हैं हम लोग, शरीर के अंदर इन कर लेते हैं, इतना जो चीज है हमारे शरीर के अंदर आ जाता है। लेकिन अब हम लोग आउट कितने को करते हैं, आउट यानी कि एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन कितने को करते हो, तो देखिए नाइट्रोजन को है जी टोटली हम लोग लौटा देते हैं वातावरण में, जितना लिए उतना लौटा दे कि भैया मेरे कोई काम का नहीं है, आप ले जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा थोड़ा। O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में हम लोग कितना लौटा देते हैं, तो हम लोग 17% लौटा देते हैं। अर्थात कहने का मतलब है ऑक्सीजन हम लोग ले रहे 21%, लेकिन वातावरण को लौटा दे रहे 17%, यानी कि हम लोग 4% जो है कि ऑक्सीजन हम अपने किस लिए रखे हैं, तो हम अपने ऊर्जा निर्माण के लिए रखे हैं, है ना। यही 4% जो है कि हमें क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। समझ में आ रही है? अब देखिए CO2 कितना ले रहे हैं हम लोग, 0.003 ले रहे हैं, लेकिन इसे लौटाते हैं तो हम लोग 4.6% या आप 4% इसे याद रख सकते हैं। तो देखिए याद रखने का क्या कितना अच्छा तरीका यह है कि ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं 21, लेकिन लौटा रहे हैं कितना, 17। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि ऑक्सीजन ले रहे हैं 21, लेकिन क्या कर रहे हैं कि 17 लौटा दे रहे, यानी 4% जो है अपने आप में रख ले रहे, तो वही CO2 4% निकाल दे रहे हैं। ऐसे याद रखेगा, दोनों में 4% कॉमन कर लीजिए, ये भी 4.6 होता है एक्चुअल, लेकिन आप लोग 4% भी याद रखिएगा तो काम आपका हो जाएगा, है ना। कितना ले रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ले रहे हैं 21 और रख रहे हैं कितना, 4%, वही 4% CO2 निकाल देंगे। समझ में आ रही है? चलिए अब आगे समझते हैं। अब श्वसन जो है कि हम लोग जो श्वसन की क्रिया होती है वो किस प्रकार की क्रिया होती है, एनाबॉलिक होती है या कैटाबॉलिक होती है। तो आपको याद रखना है कि श्वसन की जो क्रिया होती है वो कैटाबॉलिक होती है, मतलब उपाचय। कैटाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना, है ना, और एनाबॉलिक होता है किसी किसी चीज को जोड़ना। यहां तक बात समझ में आ रहा है? अब जो मैमल्स होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, वो किस चीज से सांस लेते हैं, तो वो फेफड़ा से सांस लेते हैं। अब आपके मन में ऐसा प्रश्न आ रहा हो कि नाक से सांस लेते, तो नहीं, अभी मैं आगे कुछ समझाऊंगा। नाक का इसमें थोड़ा रोल है, लेकिन वो सांस लेने का काम नाक नहीं करता। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो मैमल्स स्तनधारी हैं जो फेफड़े से सांस लेते हैं। मछली की बात की जाए तो वो गिल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोम बोलते हैं, वो गलफरे वगैरह से सांस लेती है। मेढक जो है कि 3 प्रकार से सांस लेते हैं, मतलब मेढक का जो है कि 3 अवस्था होता है, और वो तीनों अवस्था में सांस ले। जैसे अगर मेढक जो बच्चा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेडपोल बोलते हैं, वो जो बच्चा होता है वो किससे सांस लेता है, तो गिल से सांस लेता है। कैसे, आप लोग देखे होंगे जब मेढक बहुत छोटा होता है तो वो मछली की तरह दिखता है ना। तो मतलब एक मैं समझाने की आपकी कोशिश कर रहा हूँ कि आप वो मछली की तरह दिखता है, इसीलिए मेढक का बच्चा जो है कि गिल से सांस लेता है। ठीक है, जब मेढक क्या अपनी किस एज में आ जाता है, तो एडल्ट एज में आ जाता है, तो वो फेफड़े से अपना सांस लेता है, लंग से सांस लेता है। और जब मेढक जो है कि वृद्धावस्था में चला जाता है, जब वो मतलब निष्क्रिय होने लगता है, तो वो क्या करता है, मिट्टी के अंदर रहना पसंद करता है। तो मिट्टी के अंदर किस चीज से सांस लेता है, तो त्वचा से सांस लेता है। तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कह सकता है कि मेढक जो है कि किस प्रक्रिया से सांस लेता है, तो ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, उस पर आपको टिक मार देना। अब यहाँ पे शायद एग्जामिनर कहे कि वृद्धावस्था में किस से लेता है, तो आपको याद रखना त्वचा से, जवानी में तो फेफड़ा से, और बच्चा में तो गिल्स से, है ना। ये आपको याद रखना है। अब जो इंसेक्ट्स, कीट वगैरह होते हैं, वो किससे सांस लेते हैं, तो वो डायरेक्ट ट्रेकिया से सांस लेते हैं। ठीक है, ट्रेकिया क्या होता है आगे मैं आपको बतलाता हूँ। ट्रेकिया क्या होता है, ट्रेकिया एक श्वास जो जिस चीज से सांस हमारे अंदर जाती है उसे ट्रेकिया कहते हैं। ये आगे मैं विस्तार आपको
करता हूँ, है ना। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए कि इंसेक्ट वगैरह ट्रैकिया से सांस लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं, मतलब जो छोटे जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक में आप समझ रहे इंसेक्ट से भी छोटा, जिसे कि हम लोग माइक्रोस्कोप वगैरह से भी देखना उनका क्या है कि थोड़ा मुश्किल है, उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक्स बोलते हैं। जैसे इसका मैंने प्रोकैरियोटिक्स का जो है कि सेल में इसको अच्छे तरह से समझाया है, तो जो लोग नए हैं वो सेल चैप्टर जाकर देख लें, वहाँ प्रोकैरियोटिक के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है, वो उनका लंग्स वगैरह नहीं होता, वो कैसे सांस लेते हैं, तो वो ऐसे सांस लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोकैरियोटिक एक अमीबा है, तो ये क्या करता है, अपने शरीर को क्या करता है, ऐसे फैला लेता है। तो इसमें क्या होती है, हवा घुस गई, है ना, और ऑक्सीजन मतलब ये छोड़ता है, तो क्या करता है, ये अपने शरीर को फिर अपने इस जो पहले वाले स्टेप था उसमें ले लेता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वो अपने शरीर को क्या कहते हैं कि फैला पचका कर जो है कि सांस लेते हैं। जैसे आप लोग बैलून देखे होंगे कि जब बैलून में हवा भरते हैं तो समझिए कि वो एक क्या है, एक प्रोकैरियोटिक है बैलून, ठीक है ना। उसमें जब हवा भर रहे हैं तो इसका मतलब वो प्रोकैरियोटिक क्या ले रहा है, सांस ले रहा है। लेकिन जब आप बैलून को सांस भरना छोड़ देते हैं और उसे क्या करते हैं कि उसे हवा में जब छोड़ देते हैं तो वो देखते हैं बैलून पचकने लगता है। तो क्या करता है, अमीबा अपने क्या करता है कि शेप में आ जाता है। तो उससे फूलना पचकना हम लोग सीधा सी भाषा में कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक उससे सांस लेता है। चलिए यहाँ तक आप समझ गए। अब हम लोग अपने बारे में समझते हैं, मानव श्वसन तंत्र जो है कि कैसे कैसे सांस लेते हैं, उनका क्या प्रक्रिया। तो टोटल जो है कि प्रक्रिया होता है 10 तरीके, मतलब 10 फेज से जो है कि सांस हमारे जो कि फेफड़े और अन्य कोशिकाओं में जाता है। 10 क्या, तो तरीका से, मतलब हम कह सकते हैं कि 10 लेवल से, है ना। तो चलिए पहला समझते हैं। पहला हमारा है नास छिद्र। क्या है, एक मिनट, नासा छिद्र, है ना, नोस्ट्रॉइड। इसमें क्या होता है कि नासा छिद्र हम लोग किसे बोलते हैं, जो हमारा जो नाक है, मैं तो ये लाया नहीं, चलिए ठीक है, फिगर नहीं लाया हूँ। ये इससे अगला आप लोग क्या समझते हैं, नाक समझते हैं। तो ये जो नाक का ये जो होल होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो नाक नासा छिद्र कहते हैं। इसके माध्यम से अंदर जाता है, ना कि ये सांस लेता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि नाक जो है कि क्या एक माध्यम है सांस लेने का, वो सांस नहीं लेता है, समझ में आया। ये बस एक माध्यम है। जैसे क्या कहते हैं कि हमें भोजन करने के लिए क्या करना पड़ता है कि बकल कैविटी यानी जो मुख गुहा है उसके द्वारा जो है कि भोजन कहाँ जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में जाता है और लास्ट में जाके भोजन का अवशोषण होता है। तो मुंह कैविटी क्या है, यहाँ से भोजन प्रारंभ होता है, ना कि ये भोजन पचाता है। उसी तरह जो है कि सांस जो है कि हम लोग लेते नासा छिद्र से, नाक से ही है, लेकिन वो नाक जो है कि उस श्वसन का काम नहीं करता, बस वो एक मार्ग है। जैसे जैसे किसी भी मार्ग में जाने के लिए एक दरवाजा होता है, फिर उसके बाद दरवाजा, फिर उसके बाद, तो एक दरवाजा है, ना कि वो जैसे कि आप लोग समझिए कि हम लोग देवघर जाते हैं, तो देवघर में क्या, जहां से लाइन लगते हैं वहीं पे शंकर जी का घर है, नहीं, वो एक वे है, वो एक रास्ता है वहां तक मंदिर पहुंचने का। तो हम ये नहीं ना कह सकते हैं कि भोले बाबा जहां से हम लाइन लेंगे वहीं शुरू हो गए, नहीं, वो एक रास्ता है। तो बस वही चीज है, नासा छिद्र क्या है, एक रास्ता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका नासा कपाट। क्या आता है, नासा कपाट आता है। या ये क्या होता है, तो ये नाक के ऊपर आप लोग देखे होंगे, नाक आप लोग अपना छुइए, और नाक के ऊपर जो दोनों आंख के बीच में जो हड्डी होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, नासा कपाट बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, एक म्यूकस नामक एक तरल पदार्थ पाया जाता है जो कि चिपचिपा होता है। ये क्या करता है कि धूल कण को जो हमारे जो हम लोग सांस ले रहे हैं नाक से, तो बहुत सारे चीज होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह भी हमारे वातावरण में घूम रहा है, तो इसी बैक्टीरिया वगैरह क्या करता है, वो रोकता है। कौन, नासा कपाट रोकता है, मतलब नासा कपाट में जो म्यूकस होता है वो रोकता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। और नाक में देखे होंगे छोटे छोटे बाल होते थे, ये सब क्या करते हैं, ये सब सारी चीज को रोकते हैं, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि कोरोना टाइम में क्या क्या करना है कि आपको मास्क पहन कर रखना। क्यों, क्योंकि आपको जब हम लोग क्या सांस किस चीज के माध्यम से ले रहे हैं, या तो मुंह या तो नाक, तो दोनों को क्या करना है, कवर करना। क्यों, इसीलिए कवर करना कि आप जो वायरस वगैरह है वो अगर हवा के माध्यम से भी या फिर किसी के बोलचाल के भी माध्यम से आपके जो श्वास नली में ना जाए। यही कारण है कि हम लोग को मास्क लगाने के लिए कंपलसरी किया गया। समझ में आ गया। अच्छा चलिए, अब प्रश्न आता है कि सुगंध किस माध्यम से आता है, जो हम लोग स्मेल करते, किसी भी चीज को स्मेल कर पाते हैं, तो वो किस माध्यम से होता है। तो इसी नाक का पार्ट में क्या होता है, ऑल फैक्ट्री
ऑल फैक्ट्री लॉब होता है, इसके माध्यम से हम लोग को सुगंध होता है। और ये ऑल फैक्ट्री लॉब जो है कि कुत्ता वगैरह में बहुत ज़्यादा जो है कि सिक्रेशन होता है, इसीलिए आप लोग कुत्ता वगैरह देखते हो कि बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को वो सूंघ लेता है। और हम लोग में जो है कि थोड़ा कम होता है, इसीलिए हम लोग कुछ जो जानता चीज़ होता है उसी चीज़ को जो है कि हम लोग सूंघ पाते हैं और अनुमान पता कर पाते हैं। लेकिन कुत्ता लोग में ये बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो पहला मैंने बताया नासा छिद्र, दूसरा मैंने बताया नासा कपाट। आगे समझते हैं। नासा कपाट के बाद आता है फ्रैंकस। क्या आता है? तो फ्रोनेक्स आता है। ठीक है, फ्रोनेक्स को ग्रसनी बोलते हैं। ये क्या करता है कि ये होता कहाँ है, ये बकल कैविटी जो है हमारा जो उसके पीछे पाया जाता है। इसी मार्ग से जो है कि वायु भोजन और वायु दोनों जाता है। फ्रोनेक्स, ठीक है, फ्रोनेक्स। इसके बाद आता है लॉरेक्स। इसमें क्या होता है, ये स्वर्ण नली है। लॉरेक्स क्या बोलते हैं? स्वर्ण नली है। ये स्वर्ण नली क्या होता है, जो स्वर्ण नली को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वॉइस बॉक्स बोल सकते हैं। जो अभी मैं बोल रहा हूं तो किस माध्यम से बोल रहा हूं, यही लैरिक्स के माध्यम से बोल रहा हूं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, यहीं से आवाज का जो है कि क्या क्या बोल सकते हैं कि निर्माण होता है। या फिर हम अगर ये क्या बोलते हैं कि लॉरेक्स ना रहे तो हम लोग भी बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसे ही क्या बोलते हैं, तो वॉइस बॉक्स बोलते हैं। और इसी लॉरेक्स में क्या होता है, एक इपिग्लोटिक्स पाया जाता है जो भोजन और वायु को अलग करता है। इपिग्लोटिक्स क्या है ये मैं आगे समझाऊंगा। आदमी सड़क क्यों जाता है ये सब आगे, इपिग्लोटिक्स इसके लिए उत्तरदायी है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब चलिए इसके आगे, तो फ्रोनेक्स और लॉरेंक्स। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया, ट्रैकिया को हम लोग बोलते हैं श्वास नली। ये क्या करता है, तो ये टोटल कह सकते हैं कि 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। और यहीं पे जो है क्या होता है कि क्या बोलते हैं कि ये मत समझिए एक रास्ता है। जैसे मैं ये फेफड़ा में है, ये क्या होता है, ये ही ट्रैकिया होता है ना। इसी के माध्यम से जो है कि सांस अंदर आता है और हमारे फेफड़े में फैल जाता है। ठीक ना। और आप लोग याद रखिएगा, जो ये ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया के यहाँ यहाँ पे क्या रहता है, एक सी टाइप का एक क्या होता है कि मतलब ये एक कार्टिलेज का यहाँ पे एक बना होता है, ताकि ये जो ट्रैकिया है, एक मिनट, ताकि ये जो ट्रैकिया है हमारा, ये जो ट्रैकिया है ये सिकुड़े नहीं। जैसे अगर हम सांस अगर नहीं ले रहे हैं तो ये क्या होगा कि ऐसे सिकुड़ के इसमें से पचक जाएगा। मतलब ये पचक जाएगा तो क्या हो जाएगा कि फिर सांस अंदर जा ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे एक कार्टिलेज का बना होता है जो कि चिपकने से उससे बचाता है। उसका नाम है हाईलिड, हाइलिन। उसका नाम है क्या, हाइलिन। आपको ये याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आता है ब्रोंकोई। जो ट्रैकिया के माध्यम से जो फेफड़ा में सांस जा रहा है, तो आता है ब्रोंकोई। ब्रोंकी क्या करता है कि ये देखिए, ये आपका ब्रोंकोई हो गया, और ये तो लंग्स है ही। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ब्रोंकोई। और ब्रोंकोई जी, एक मिनट, चलिए एक मिनट, ये हो गया आपका ब्रोंकोई। और ब्रोंकोई में आगे चल के ये जो होता है, ये ऐसे ऐसे निकलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ब्रोंकियोलेस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोलेस बोलते हैं। और यही ब्रोंकियोलॉजी में गुच्छेदार एक क्या होता है, एक संरचना होता है, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, तो वायु कोष्ठक एल्वियोलेथी बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। इसी एल्वियोली में क्या होता है कि पानी भर जाता है, और पानी भर जाने से क्या होता है कि हमें कौन सा रोग हो जाता है, तो निमोनिया का जो रोग बोलते हैं, ये इसी के पानी भर जाना। और कोरोना वायरस जो है कि इसी एल्वियोली को क्या करता है, अटैक कर लेता है। मतलब ये इसी एल्वियोली में क्या करता है, घुस जाता है, और यहीं से जो है कि क्या करता है कि पूरे शरीर में अपना कोरोना वायरस फैला देता है। समझ में आया? यहाँ तक बात समझ में आया? चलिए अब आगे क्या होता है, यहाँ तक का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है, यहां तक के प्रोसेस को बाह्य श्वसन बोलते हैं, अर्थात एक्सटर्नल। समझ में आ रही है? जो हम लोग नासा छिद्र से लिए हैं और एल्वियोली तक रुके हैं, तो यहां तक के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य श्वसन, यानी एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। ठीक है, यहाँ पे भी एक्सपायरेशन दो प्रकार का हो गया, तो बाह्य श्वसन और इंटरनल। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल। तो यहाँ तक का क्या हो गया, एक्सटर्नल। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब हम लोग इंटरनल की ओर बढ़ते हैं। अब इंटरनल में क्या होता है, यहाँ तक तो ऑक्सीजन ला के छोड़ दिया,
कि लो भैया अब तुम ऑक्सीजन लो, अब तुमको जो करना जो करो। अब यहाँ से किसका काम शुरू होता है, तो हेमोग्लोबिन, रक्त का काम शुरू होता है। अब ये हेमोग्लोबिन क्या करता है, पूरे कोशिका में, पूरे जगह जितनी जगह भी कोशिका है सबको क्या करता है, रक्त का बोल रहा हूँ, ये ऑक्सीजन का क्या करता है, सप्लाई कर देता है। इसी सप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और इसी सप्लाई के माध्यम से जब होमोग्लोबिन लेके जाता है ऑक्सीजन को, और फिर यहाँ से क्या लेके आता है, तो CO2 को लेके आता है, और CO2 फिर यहाँ के माध्यम से, ट्रैकिया वगैरह के माध्यम से बाहर वातावरण में छोड़ दिया जाता है। तो CO2 कितना छोड़ दिया जाता है आपको पता है, 4%, ऐसे हम लोग याद रखें तो 4.6%। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे कि श्वसन मार्ग आप लोग समझ गए, ठीक है, कि श्वसन मार्ग 10 तरीके के मतलब मोटा मोटी होता है। रिस्पिरेशन समझ गए कि दो प्रकार का, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल कहाँ तक हो गया, जो श्वसन हम लोग लिए हैं, नाक छिद्र, नाक का पार्ट, फ्रैंकियस, लॉरेंस, फिर आपका ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोनलियस, फिर क्या एल्वेली, यहाँ तक के किस चीज को बोलते हैं, तो वाह्य श्वसन बोलते हैं। ठीक है, वाह्य श्वसन मतलब हम ये कह सकते हैं कि फेफड़ा तक के श्वसन को हम लोग वाह्य श्वसन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन फेफड़े के बाद जो श्वसन होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो आंतरिक श्वसन। और यही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको यहाँ पे समझने की जरूरत होती है ना। तो चलिए हम लोग आंतरिक श्वसन समझते हैं। तो आंतरिक श्वसन मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो है कि होमोग्लोबिन के माध्यम से कहाँ तक पहुंचता है, तो पूरे सेल तक पहुंचता है। और यही सेल पे जो है कि फिर क्या होता है, दो प्रकार का रिस्पिरेशन हो जाता है। कौन कौन, तो सेल में जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो यहाँ पे दो प्रकार से हो जाता है, जीव द्रव और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक जीव द्रव का आपको पता है प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग समझ लें, ये हो गया आपका कोशिका, और इधर जो लिक्विड भरा होता है इसे हम लोग जीव द्रव बोलते हैं, और ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जीव द्रव में, अच्छा यहाँ पे ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पे भी दो प्रकार का होता है। क्या होता है, तो एक होता है एनारोबिक और एक होता है एनारोबिक, और एक और होता है अच्छा ठीक, आगे मैं बता रहा हूँ, याद आ रहा है, धीरे धीरे याद आएगा। ठीक है, चलिए। तो जो जीव द्रव में जो श्वसन का ऑक्सीजन का कोई काम नहीं होता है, मतलब जीव द्रव में ऑक्सीजन का कोई काम नहीं होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसे हम लोग ऑक्सी श्वसन, हाँ, एराबोलिक बोलते हैं। ठीक है, एरोबोलिक रिस्पिरेशन। ठीक है, तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि जो एरोबोलिक रिस्पिरेशन होता है वो कहाँ होता है, तो आपको आंसर मारना है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एनारोबिक जो रिस्पिरेशन होता है वो कहाँ होता है, तो आपको मारना है जीव द्रव में, क्योंकि एनारोबिक इसलिए क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए एनारोबिक। और जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, उससे हम लोग एरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको पता है कि 38 एटीपी यानी 38 एटीपी मिलकर क्या करते हैं, एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, है ना। तो अब हम लोग समझते हैं, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि 38 एटीपी मिलकर क्या एक ग्लूकोज का काम करते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि कैसे। तो ये चैप्टर में हमको समझना है कि कैसे आखिर 38 एटीपी जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया को दिया जाता है, और वो क्या करता है, इसका एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिससे कि हम लोग क्या मिलता है, एनर्जी। क्योंकि हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये एनर्जी के लिए पढ़ रहे हैं ना। आखिर हमें ऑक्सीजन मिल रहा है तभी तो हम चल फिर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। अभी जो मैं बोल पा रहा हूँ, कैसे बोल पा रहा हूँ, मुझे एनर्जी मिल रही है तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, है ना। तो चलिए समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो जीव द्रव में होता है कोई ऑक्सीजन का काम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो है कि 4 एटीपी पाया जाता है, अर्थात 4 ग्लूकोज यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है कि पाया जाता है। कितना, 4। तो हम लोग देखिए समझते हैं, 2 + 2 4। ठीक है, 2 + 2 जीव द्रव में पाया जाता है। ठीक है, यानी प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब ये जो 2 है ये ऐसे ही कि ऐसे ही रहता है, लेकिन ये जो 2 एटीपी है ये क्या करता है, मतलब ये दो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इसे हम लोग कह सकते हैं। तो ये ग्लूकोज जो है कि टूट जाता है, टूट जाता है। किस में टूट जाता है, तो ग्लाइकोलाइसिस में टूट जाता है, ग्लाइकोलाइसिस में टूट जाता है। ध्यान से, जीव द्रव में कितना, 4 एटीपी। 4 एटीपी को हम लोग 2-2 करके लिखते हैं। 2 एटीपी वैसे ही रहता है, लेकिन 2 एटीपी क्या, तो ग्लाइकोलाइसिस में टूट जाता है। और यही ग्लाइकोलाइसिस के टूटने के फलस्वरूप क्या होता है, ये 2 पैरोबिक अम्ल में क्या होता है, तो बढ़ जाता है। किस में, तो पैरोबिक एसिड में।
पैरोविक एसिड मतलब यानी कि पैरोविक अम्ल में टूट जाता है, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो 2 पैरोविक एसिड में टूट जाता है और आपको याद रखना है कि एक पैरोविक एसिड में कितना एटीपी होता है, तो 18 एटीपी होता है, क्लियर। और फिर यहाँ 2 है तो फिर एक और क्या पैरोविक एसिड में कितना, तो 18 एटीपी। तो हमें कितना एटीपी मिल गया, 36 एटीपी मिल गया। अब हमें चाहिए 2 एटीपी। तो अब 2 एटीपी कहाँ से आएगा, अपने मन में आप लोग सोचिए थोड़ी देर। चलिए सोच लिए होंगे। तो 2 एटीपी ये जो जीव द्रव होता है प्रोटोप्लाज्म में होता है, यहां से ही तो 2 एटीपी आता है। तो 38 एटीपी क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को दे दिया जाता है और ये क्या करता है बच्चा, ये अपना क्या कर लेता है, तो ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। तो यहीं पे होता है एटीपी का। यहां से आपसे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि आपको पता है कि 38 एटीपी मिलेगा तभी क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल चलता है। और वही क्रेब्स साइकिल चलने के दौरान क्या किस चीज का निर्माण होता है, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। और जब ग्लूकोज का निर्माण होता है तो हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, तो अपने जो है कि दिनचर्या का काम हो गया, मतलब पूरा शरीर जो हम लोग का क्या एनर्जी रहेगा तभी तो यही एटीपी 38 एटीपी और यही चक्र चलते रहता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये जो जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज कहां से आया। तो सुनिए, इसका जवाब मेरे पास है। इसका जवाब ये है कि जो हम लोग कुछ भी खाते पीते हैं, तो जो भी कुछ जैसे दाल भात फलना ठिकाना जो भी चीज खाते हैं, है ना, तो ये क्या करता है, पच वच के जो है कि ब्लड जो है कि यही जीव द्रव तक इसको पहुंचा देता है ना। 4 एटीपी को ये पहुंचा देता है और यहीं पे 4 एटीपी क्या करता है, 2 एटीपी रह जाता है और 2 एटीपी क्या ग्लाइकोलाइसिस में टूट जाता है। और ग्लाइकोलाइसिस के टूटने के फलस्वरूप 2 पैरोविक एसिड का निर्माण होता है। 2 पैरोविक एसिड यानी एक पैरोविक एसिड में टोटल 18 एटीपी का होता है और तो 2 है तो 18 दूनी 36 और 36 एटीपी का निर्माण हम लोग ने कर लिया है। अब चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया का 2 और चाहिए, तो 2 और जो जीव द्रव में बचा हुआ है इसे हम लोग जोड़ देते हैं तो 38 एटीपी हो जाता है। और 38 एटीपी हो जाता है तो एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है, तो क्रेब्स साइकिल चलता है तब एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिससे कि हम लोग को ऊर्जा मिलती है। क्लियर है यहां तक। चलिए, आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अब यहां पे लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि जो होमोग्लोबिन है ये क्या करता है, ऑक्सीजन को तो ले ही जाता है, ठीक है, लेकिन ये होमोग्लोबिन जो है कि बहुत ही क्या करता है, ये बहुत ही बेचारा क्या मासूम है। होमोग्लोबिन क्या करता है, बहुत ही मासूम है। ये O2 को तो ले ही जाता है, लेकिन अगर इसके सामने CO आ जाए यानी कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए तो ये किसको प्रीफरेंस देगा, ये इसको प्रीफरेंस देगा CO को, कि हम भैया CO को ले जाएंगे। समझ में आ गया। जैसे आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग का कोई लवर वगैरह है तो आप लोग क्या करते हैं, किसको प्रायोरिटी देते हैं ज़्यादा, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को देते होंगे, है ना। माँ बाप को तो कम देते होंगे। तो वही चीज यहाँ पे क्या होमोग्लोबिन करता है, HB। होमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन को नहीं ले के जाएगा, ये क्या करेगा, CO को लेकर जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए, और कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है क्या होता है, धुआं होता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि कहीं पे आग लग जाता है और देखते होंगे कि आदमी जो है कि आग से नहीं मरा, लेकिन वो धुआं जब उसके लंग्स में गया तो वो मर गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये होमोग्लोबिन जो बहुत ही क्या बोलते हैं खतरनाक है, बहुत ही मासूम है बेचारा, इसको तो कुछ समझ में आता नहीं है। ये तो इससे प्यार करता है, CO से प्यार करता है। ये कहता है कि चल भैया तू ही चल, तुम ही चलो तो चलो भैया। अब ये जो धुआं क्या किया कि अपना लंग्स में गया, लंग्स के द्वारा अब उस लोग को थोड़ी पता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस भैया आते जाओ, है ना। अब ये लंग्स क्या किया कि अपने में ले लिया और फिर एल्वियोली के माध्यम से क्या किया, पूरे शरीर में पूरे कोशिका में ये होमोग्लोबिन क्या किया, फैला दिया, है ना। तो समझ जाइए क्या होगा। अब वहां तो कोई क्रेब्स साइकिल बनेगा नहीं, ना एटीपी का निर्माण हो रहा है ना कुछ का निर्माण हो, तो क्या होगा, मौत हो जाएगी। ऊर्जा में मिली नहीं तो क्या होगा, मौत होगा। इसलिए कहा जाता है कि जाड़े के मौसम में जो है कि हम लोग क्या करते हैं, तो वो कुछ कढ़ाई वगैरह में क्या करते हैं, आग को जला के और सो जाते हैं। और तो लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो धुआं जो है कि बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए देख कि क्या करते हैं कि मोदी जी ने क्या किया है, तो सिलेंडर लाया है, किस लिए, यही धुआं से बचने के लिए, है ना। लेकिन अभी भी कहीं कहीं ऐसा है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। तो आपसे नहीं, ये मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है भैया, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि होमोग्लोबिन जो है कि अगर O2 ऑक्सीजन और CO2 में से किसको ले जाना
पसंद करेगा? तो आपको आंसर मारना है कार्बन मोनोऑक्साइड CO को। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इतना प्रवचन दे रहा हूँ। इतना फालतू समय नहीं है कि ये फालतू में समय बर्बाद करें, है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप लोग देखिएगा, ये जो फेफड़ा होता है, ये जो हमारा लंग्स होता है, इसके नीचे क्या होता है? एक डायफ्राम होता है। क्या होता है? डायफ्राम होता है। तो भैया फेफड़ा की इतनी औकात नहीं है कि ये क्या कर सके, कि रिस्पायरेशन कर सके, श्वसन कर सके। मतलब ये क्या करता है? ये चुपचाप रहता है। तो जो सांस जो हम लोग अंदर और बाहर लेते हैं, ये किसके माध्यम से लेते हैं? ये डायफ्राम के माध्यम से लेते हैं, है ना। क्योंकि फेफड़ा में इतनी एनर्जी नहीं है कि ये सांस को अंदर और बाहर ले, बस एक माध्यम है। डायफ्राम के माध्यम से क्या करते हैं? सांस अंदर लेते हैं। जब डायफ्राम जो है कि नीचे की ओर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? सांस अंदर आता है, ठीक है। और ये डायफ्राम जब ऊपर की ओर जाता है तो सांस शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि कभी भी ये यहाँ पे अगर डायफ्राम कहाँ होगा जी? ये जो हमारा फेफड़ा है इसी के नीचे ही होगा ना। तो आप लोग देखेंगे कि जब यहाँ पे जो थोड़ा चोट लगता है तो क्या करते हैं? थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। क्यों दिक्कत? इसीलिए होता है क्योंकि ये डायफ्राम ना ऊपर हो रहा है ना नीचे हो रहा है। तो इसका तो इतना क्षमता है नहीं कि ये खुद से ऊपर नीचे होकर ये सांस अंदर और बाहर कर सके। तो यही जब डैमेज हो जाता है तो आदमी की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। आप लोग देखे होंगे कि जब किसी को एक घूंसा जो है कि इधर पसली जो होता है उधर अगर एक घूंसा जम के मार दे तो एक तो आपका क्या हो जाएगा कि फॉल्स रिब्स टूट जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा? डायफ्राम को भी डैमेज कर देगा, ठीक है। तो आप लोग ने कभी देखा होगा, फील किया होगा, है ना, कि यहाँ पे जब चोट लगता है, कैसे बताऊं, आप लोग खुद अपने शरीर में देखिए कि जब रिब्स के पास, रिब्स आप लोग देख ही रहे होंगे कहाँ, क्योंकि मैंने रिब्स बता रखा है कहाँ है ना। तो रिब्स के पास अगर जोर से मारते हो तो देखते हो कि यहाँ पे डायफ्राम में जब चोट लगता है तो सांस लेने में थोड़ा दिक्कत होता है। ऐसे करके क्या होता है कि सांस लेते हैं। तो वो किस कारण होता है? क्योंकि यही डायफ्राम जो हो गया है, डैमेज हो गया है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि सांस जो है कि कितनी बार हम लोग लेते हैं। तो सांस लेने का दो तरीका होता है। एक होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो सांस हम लोग लेते हैं, जैसे अभी हम लोग नॉर्मल सांस ले रहे हैं तो कितना, तो 500 ml ले रहे हैं, यानी कि 1.5 लीटर पर मिनट जो है कि हम लोग सांस ले रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं? 1.5 मिनट मतलब 500 ml जो है कि हम लोग एक बार में सांस ले पा रहे हैं। किसमें? तो टाइडल वॉल्यूम में। और एक दूसरा होता है हमारा टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी जो होता है, इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम हो जाता है। इसमें क्या होता है? मैक्सिमम हो जाता है, जिसमें कि 600 ml पर मिनट, या फिर हम लोग 6 लीटर जो है कि पर मिनट एक बार में जो है कि हम लोग इतना जो है कि सांस लेते हैं। और ये सांस कब होता है? जब आप लोग देखे होंगे जब कोई मरीज होता है कि जो बहुत ही मतलब हालत खराब, तो वो लंबा लंबा सांस लेता है, ऐसे सांस लेता है। तो ये क्या करता है? ये 600 ml जो है कि पर, मतलब ये टोटल लंग्स वैल्यू, मतलब मैक्सिमम इतना हम लोग मतलब करते हैं। कब? ये जब सांस लेने में हम लोग को ज़्यादा तकलीफ, जैसे अभी हम लोग कोरोना के फेज से गुजर रहे हैं। तो कोरोना में क्या होता है? ये यही जो है कि जो लंग्स में जो एल्वेली है, यहीं पे ना जाकर वो वायरस जो है कि वो उसके माउथ को क्या करता है? एल्वेली के माउथ को ही ब्लॉक कर देता है। और जिसके कारण क्या होता है कि कोई भी होमोग्लोबिन वगैरह को समझ नहीं आता, और होमोग्लोबिन क्या करता है? सीधा सीधी माइटोकॉन्ड्रिया के पास लेके चल जाता है, फिर वहाँ पे जो प्रक्रिया होता है वो होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होता है। तो सांस लेने में दिक्कत होती है, तो यही 600 ml होता है, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो जागा हुआ मनुष्य होता है, जो जागा हुआ व्यक्ति होता है, वो पर मिनट कितना लेता है? तो 16 बार जो है कि पर मिनट सांस लेता है। और अगर सोए रहता है तो 12 बार लेता है। और बच्चा जो होता है वो 14 से 30 बार जो है कि सांस लेता है। और पर्वत पे चढ़ने के समय ऑक्सीजन के साथ क्या लेके जाया जाता है? तो नाइट्रोजन ले पर्वत पर जो चढ़ते हैं उस समय क्या ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाकर ले जाया जाता है? तो नाइट्रोजन ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो वो जो कि हम लोग कितना परसेंट लेते हैं? 21% लेते हैं। लेकिन अगर आप ओरिजिनल ऑक्सीजन जो हम लोग बाहर से, जैसे कि अभी कोरोना के टाइम में जो ऑक्सीजन मिल रहा है, उस ऑक्सीजन में टोटल 32% ऑक्सीजन ये शुद्ध ऑक्सीजन होता है। लेकिन इसमें क्या करते हैं? मिला देते हैं, नाइट्रोजन हीलियम मिला देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो लंग्स है वो टोटल कितना तो 21% ऑक्सीजन को लेने के लिए हैबिचुअल है ना। लेकिन अगर 32 दे देंगे तो ये जो है कि लंग्स को थोड़ा लोड पड़ने लगेगा। जैसे कि हम लोग अगर शुरू से ही, जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो एक हाथी होता है, हाथी को अगर बच्चे से हम लोग किस चीज में बांध देते हैं तो जंजीर से बांधे रखते हैं, तो वो कितना भी कोशिश करता है वो टूटता है। लेकिन जब वो हाथी
हाथी जब बड़ा हो जाता है तो आप लोग देखें कि उसका रस्सी से भी बांध देंगे तो उसको जो है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि क्या कि ये जंजीर से ही बंधा है। उसी प्रकार हमारा लंग्स है, जब हम लोग टोटल 21% ले ही रहे हैं ऑक्सीजन, लेकिन अगर 32% दे देंगे तो ये थोड़ा सा लंग्स जो है कि कंफ्यूज हो जाए कि अरे ये क्या आ रहा है, तो ये लोड नहीं ले पाएगा। इसीलिए जो है कि जो पर्वतरोही होते हैं वो नाइट्रोजन मिला के ले जाते हैं, समुद्र में उतरते हैं तो भी नाइट्रोजन ले जाते हैं। और अगर गहरा समुद्र में आप सब क्वेश्चन पूछे 300 फीट के अंदर, तो हीलियम वहां पे लेके जाया जाता है। ठीक है, वेंटिलेटर पे देखते होंगे जो आईसीयू में जो वेंटिलेटर लगा होता है उसमें क्या होता है कि हीलियम लगा होता है। वेंटिलेटर में क्या होता है कि जब मनुष्य जो कि वेंटिलेटर पे चल जाता है तो उसमें क्या होता है, ना ही वो मतलब जो डायफ्राम वगैरह होता है, फेफड़े में इतना ताकत ही नहीं होता है कि वो खुद से सांस ले सके। तो उसको क्या किया जाता है कि ट्रैकिया में जो है कि वो नाक के द्वारा एक पाइप लगा दिया जाता है, जिससे कि वो और एक ऑटोमेटिक सिस्टम कर दिया जाता है मशीन के द्वारा, जो है कि वही क्या करते हैं तो पंप वगैरह होता है और इसी से जो है कि सांस लेते हैं, जो कि वेंटिलेटर पे मोटा मोटी क्या होता है, कम ही चांस होता है। तो यहाँ तक समझ गया कि यहाँ तक आप लोगों ने समझ गया कि नाक का और मुंह का रोल इतना ही है, सांस मार्ग है वो, ना कि श्वसन वो किसमें तो आपका रिस्पायरेशन में जो है कि वो मदद करता है, वो एक माध्यम है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और आप लोग प्रश्न बनाइए, आपसे प्रश्न बनेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।